सो क्वेश्चन देखिए, द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज। जो हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो कॉपर प्रोडक्शन की जो थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है उसके बारे में पूछा है। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूसिंग कहाँ पे है, तो कॉपर प्रोड्यूसिंग आपकी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे पड़ती है राजस्थान में और तीसरे नंबर पे पड़ती है झारखंड में। तो इसका मतलब जब थर्ड लार्जेस्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द राइट वन, झारखंड इज द राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को, थर्ड लार्जेस्ट इज झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए, यस जी जी जी, तो एमपी के अंदर बहुत एक माइंस हैं जिसे हम कहते हैं भालघाट माइंस, भालघाट माइंस, और ये कहां पे हैं, मलंज खंड में, मलंज खंड में देखने को आपको मिलती हैं। सो दिस इज द माइंस, ये हैं माइंस, मलंज खंड माइंस इन द भालघाट, तो डेट इज इन द एमपी। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपकी कौन सी हैं, खेतरी माइंस, खेतरी माइंस इज अगेन फॉर द जो है कॉपर प्रोडक्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही। झारखंड की बात करते हैं तो सिंहभूम, सिंहभूम, सो यहां पे आपको देखने को मिलता है अगेन दैट इज द आपकी ये सारी की सारी चीजें। क्लियर हो गया। हाँ, बहुत इलाकों में और भी जगह पे देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो मेन है तो वो है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झारखंड इज द राइट वन, झारखंड। क्लियर हो गया आप लोगों को, सी इज द राइट वन, सी ऑप्शन। चलिए जी अगला देखिए क्वेश्चन, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स। जो स्टार्स का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है हमें, स्टार्स का जो कलर होता है वो क्या चीज इंडिकेट करती है ये आपको बताना है। यस बताइए, स्टार्स, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स। देखिए स्टार्स होते क्या हैं, स्टार्स आर द सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये खुद अपनी लाइट देते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस, और इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के बने होते हैं स्टार, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेता है, हीलियम बना लेता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। सेल्फ ल्यूमिनस, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मिला के हीलियम बना लेता है ये। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस। अब स्टार्स के पास जो एनर्जी आती है वो इसके कारण नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलर बताइए स्टार्स का किसके कारण होगा। सो कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स टेम्परेचर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यस, टेम्परेचर के बारे में बात करता है, आंसर नंबर सी इज द राइट वन, टेम्परेचर। अगर यहां पे देखा जाए डिस्टेंस वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है डिस्टेंस से जो आपका ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है, लाइट ईयर। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, और उसका डिस्टेंस कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस होता है। और अगर हम स्पीड की बात करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट और स्पीड। क्लियर, सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर। तो यहां पे देखिए जी, ये सारे के सारे अलग अलग जगह के ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं वो सारे इंडिकेट करते हैं उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे इंडिया के सेंसस में, तो वो कौन सी एज को लेके हम बात करते हैं, कौन सी एज को लेके हम बात करते हैं। देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है, चाहे मेल वैसे सेक्स रेशियो की बात करें चाहे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसके पीछे कितनी फीमेल जो हैं वो बच्चियां जन्म ले रही हैं। तो मतलब अगर 1000 मेल हो रहे हैं तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये बात करता है सेक्स रेशियो के ऊपर। तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो कितनी आपकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी आपकी पॉपुलेशन हुई है, 919, यानी कि 919 जो है फीमेल जन्म लेती हैं। अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है, लड़का जन्म लेता है, तो फीमेल 919 उसमें जन्म लेती हैं। समझ आया आप लोगों को, 919 फीमेल और 1000 मेल, समझ आया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपकी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है,
और अगर आपसे लोएस्ट पूछा कि लोएस्ट कहां पे है, तो लोएस्ट इज इन द हरियाणा, लोएस्ट इन द हरियाणा, ठीक है। और अंडमान निकोबार इज द यूनियन टेरिटरी जहां पे आपकी सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलती है। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बताओ, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज क्या है। देखिए डेल्टा की अगर हम बात करते हैं, जहां पे दो नदियां मिल रही हैं, डेल्टा बन रहा है, और ये नदियां जो हैं, ये लार्जेस्ट डेल्टा जो है हमारे पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो ये गंगा डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा होता है, वो आपका सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिलता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। और यहाँ पे आपका जो है इसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, क्या कहते हैं हम इसको, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़े क्या हैं, मैंग्रोव्स देखने को आपको मिलते हैं, मैंग्रोव्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे देखिए जी, ये है गंगा डेल्टा, दिस इज द गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा। गंगा स्टार्ट कहाँ से होती है, देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, गंगा आती है यहाँ से, 2525 किलोमीटर की इनकी लेंथ होती है। उत्तराखंड से स्टार्ट हुई, यूपी गई, बिहार गई, देन उसके बाद झारखंड, एंड उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट होती है चैमयंगदंग ग्लेशियर से, चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और ये तिब्बत से यहाँ से स्टार्ट हुई, इंडिया के जो आपका क्रॉस करके नामचा बारवा को क्रॉस करके, नामचा बारवा को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश से जैसे एंटर हुई, असम को क्रॉस करते करते यहाँ पे आके मिल जाती है। सो दिस इज द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। What is the reason of degradation of the climate of Maldives? मालदीव्स के जो क्लाइमेट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका रीजन क्या है। मालदीव के जो क्लाइमेट है उसका डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, देखते हैं। कंटिन्यूस सॉइल इरोजन, देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में, तो आपको ऑप्शंस पढ़नी पड़ती हैं कि हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा 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 करके, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल आपकी खराब हुई, वहां पे सॉइल की जो ऊपर वाली परत है, हवा पानी से उड़ गई और वहां पे सॉइल खत्म खराब होगी, तो ये ऑप्शन सही है। वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये भी सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं, वो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी आपका सही है। और वहां पे जो है आपकी पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर देखने को आपको मिलता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा। सारे के सारे रीजन है मालदीव्स के ये। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कि अगर हमारी पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, यस जी जी, पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपकी सबसे लोएस्ट जो पॉपुलेशन है वो कहां पे है, लोएस्ट पॉपुलेशन। तो लोएस्ट पॉपुलेशन इज इन द सिक्किम, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम में देखने को आपको मिलती है। सिक्किम हमारे भारत देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी बात करें, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट रही है ये, ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब क्या है, खुले में शौच ना करने वाली बात यहां पे रही है। और सिक्किम को हमारा 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा जो है ये हमारा पूरा का पूरा सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट बना दी गई थी। और त्रिपुरा में एक क्वेश्चन याद करो, यहाँ पे क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क। और मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, तो मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एंड दिस इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और ये आपका कौन सी रिवर के ऊपर है, लोकतक लेक के ऊपर, लोकतक लेक के ऊपर है। लोकतक लेक को कंफ्यूज नहीं करना लोनार लेक से, लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में है, एंड दिस इज द मीटियोरिटिक लेक, दिस इज द मीटियोरिटिक लेक। ये याद रखना है सारी चीजें आपको, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कहां पे, तो पॉपुलेशन ज्यादा है कहां पे, यूपी में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है। समझ आया आप लोगों को जी, क्लियर।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी यूनियन टेरिटरी में कम है, तो दैट इज इन द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा कम देखने को आपको मिलती है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को आपको मिलती है, हाईली डेंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताइए, ये एक आरबीआई ने एस्टिमेट्स लगाए थे, ठीक है, आरबीआई के एस्टिमेट से। तो उसमें क्वेश्चन था कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, और उस स्टेट के अप्रोक्सीमेटली 39% ऑफ द पीपल आर इन द पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर, बिलो पॉवर्टी लाइन है वहां पे। तो बता सकते हैं आप लोग जी, बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। तो कितने कौन सी जगह के ऊपर जो है आपका यहां पे देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, दैट इज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर इन द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका जो है कांगेर वैली देखने को मिलता है, नेशनल पार्क, गुरु घासीदास। सो दीज आर द नेशनल पार्क इन द छत्तीसगढ़, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। और उड़ीसा में याद करो सिमलीपल टाइगर इज अ नेशनल पार्क, चिलिका लेक इज ऑल्सो देयर। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ इज द राइट वन। सो यहां पे देखो छत्तीसगढ़ में सबसे वर्स्ट है, यहां पे पॉपुलेशन देखो आपकी कितनी है, 39.93% है, और बेस्ट 5 में गोवा सबसे बेस्ट है। क्लियर, ये याद रखो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन द 10 स्टेट्स ऑफ द इंडिया। रिवर बेसिन, ऐसी रिवर बेसिन बताइए जहां पे जो रिवर है वो 10 से ज्यादा स्टेट्स के साथ जो है शेयर होती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए अगर बात करें ओरिजिन का वो अलग है, ठीक है, लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आपस में आके उनके साथ मिलके वो रिवर बेसिन बना लेती है। अब रिवर बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपकी नदी है वहां पे इंडिया में, दैट इज द गंगा। सो गंगा इज द रिवर बेसिन जो 10 से ज्यादा स्टेट के साथ जो है शेयर करी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, यूपी जाती है, बिहार जाती है, झारखंड जाती है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल जाती है। ये 5 स्टेट तो इस तरीके से सीधी की सीधी हो जाती हैं, क्लियर। लेकिन इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग अलग जगह से आके मिलती हैं। वो जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी की बात आ गई, हरियाणा आ गया और दिल्ली आ गया। सो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहां पे जो फैली हुई हैं, और ये रिवर बेसिन बना लेती है ये। तो इसका मतलब आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गंगा इज द राइट वन। गंगा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दामोदर, दामोदर इज द सौर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का शोक इसे कहते हैं। और क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है आपको बाढ़ वगैरह दामोदर रिवर के कारण देखने को मिलती है। इंडस की बात करते हैं तो इंडस रिवर आपको पता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है 5, और 5 कैसे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इसको आपको ऐसे ही याद करना है। ये नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ से साउथ रिवर है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसमें से रावी, ब्यास, सतलज का पानी जो है इंडिया के पास है, झेलम, चेनाब और इंडस का पानी जो है आपका पाकिस्तान के पास है। और इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, क्लियर। और इंडिया और पाकिस्तान ये इंटरमीडिएट बना था आपका वर्ल्ड बैंक। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गंगा इज द राइट वन, गंगा। चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा जो है आइलैंड्स देखने को आपको मिलते हैं। आइलैंड कहां पे देखने को मिलते हैं, आइलैंड मतलब एक लैंड है और उसके आसपास जो है पूरा का पूरा पानी है, आइलैंड्स। सबसे ज्यादा जो द्वीप हैं वो देखने को मिलते हैं आपको इंडोनेशिया में। तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और एक चीज बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में एडीबी बैंक के हेडक्वार्टर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं, और मनीला में। और मनीला में हमारा एक सेंटर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी देखने को आपको मिलता है मनीला में, इंपॉर्टेंट। और यहां पे हमारी जाती है कौन सी राइस जाती है हमारे इंडिया की, गोल्डन राइस, जो विटामिन ए के अंतर्गत जो है रिच होती है, गोल्डन राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछा कि इंडिया का जो राइस रिसर्च सेंटर है वो कहां पे है, इंडिया का राइस रिसर्च सेंटर दैट इज इन द उड़ीसा, कटक में, कटक उड़ीसा, क्लियर, कटक उड़ीसा, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया इज द राइट वन, इंडोनेशिया। चलिए जी अगला आंसर बताइए।
इंडिया में वर्ल्ड में यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है सबसे बड़ी कौन सी है? सॉरी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सैफरन है वो कहां पे प्रोड्यूस होता है? केसर जो होता है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होता है? वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है ईरान में। समझ आया? ईरान, यस, शाबाश, आप सही आंसर दे रहे हैं। ईरान इज द करेक्ट आंसर, ईरान इज द राइट वन। और अगर इंडिया में पूछा तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में। और एक चीज आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग है। और सैफरन की अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड होती है, जिस लैंड के ऊपर ये उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हाईलैंड्स, और वो होती है करेवाज। करेवाज आर द हाईलैंड्स जहां पे आपकी सैफरन को उगाया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी, ईरान इज द करेक्ट आंसर। ईरान, शाबाश, ईरान इज द वर्ल्ड वाइड। यहां पे पिक्चर क्लियर नहीं है बट अदरवाइज इंडिया जो है आपका, ईरान इज द वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन में आता है। अगला बताइए, यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होती है यूरेनियम के? यस, शाबाश, यूरेनियम की प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहां पे होती है? देखिए, यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम हम यूज करते हैं, यूरेनियम 235 एज ए न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया जाता है, सबको पता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जो कि आपका फिजन रिएक्शन में काम आता है, विखंडन में काम आता है। ये आपको क्लियर है सबको? यूरेनियम की एक और है जिसका नाम क्या है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम की और है जिसका नाम क्या है? पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड किसकी ओर है? थोरियम की भी ओर है। किसकी? थोरियम की भी ओर देखने को मिलती है। और हमारे इंडिया में थोरियम कहां पे मिलता है? मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल में आपको देखने को मिलता है, दैट इज थोरियम। ठीक है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम डेटिंग भी होती है। यूरेनियम डेटिंग कहां पे इस्तेमाल करती है? जो रॉक्स होती हैं उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प होती है यूरेनियम में। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर अगेन। और यूरेनियम प्रोडक्शन में आ जाओ तो वो है आपका कजाकिस्तान। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। सो और कोई पॉइंट रहेगा हमारा इसमें यूरेनियम के रिलेटेड? यस, इतना ही है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कजाकिस्तान इज द राइट वन। कजाकिस्तान, क्लियर? यस, जादूगोड़ा माइंस जो हमारी है इंडिया में उसमें भी मिलती है, बिल्कुल सही। चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो, कजाकिस्तान नंबर 1 और कनाडा इज नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3। बाकी तो आपको पीछे ही है, पता ही है, सारी की सारी कंट्रीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2011 के रिलीजियस ग्रुप के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऐसा धर्म है जहां पे लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा देखने को आपको मिला? लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं सबसे ज्यादा देखने को आपको मिले। सो हमारा 2011 का सेंसस हुआ था। देखिए, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो आपको पता है कि 74.04% आपका लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया का। और सबसे ज्यादा जो कौन सा धर्म है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वो है जैन। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारी सेंसस होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सेंसस में क्या होता है कि दो तरीके के आपके मतलब माइनॉरिटीज होती हैं, माइनॉरिटीज जिसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होती है। सेंसस में दो तरीके की माइनॉरिटीज को आपको याद करना है। द वन इज अ लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि एक लैंग्वेज बेसिस के आधार पे, और एक आपकी आती है लिंग्विस्टिक और एक आती है आपकी रिलीजन, धर्म और भाषा के आधार पे हमारे देश में जो है माइनॉरिटीज देखने को मिलती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जैन इज द राइट वन। यहां पे देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन और ये सारे पॉपुलेशन यहां पे देखने को मिल रही है। तो यहां पे देखो, जैन जो पॉपुलेशन है 94.1, 94.9 इज इन द 2011 सेंसस। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसको देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये डेटा जो है हमने लोकसभा की उससे लिया है, लोकसभा की साइट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स एंड द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट करेक्ट। मतलब क्या हो गया कि कुछ ट्राइब्स हैं और कुछ स्टेट्स हैं, उनके साथ कौन सा मैच नहीं करता? कौन सा मैच नहीं करता? यस, बता सकते हैं आप लोग जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। भिल जो है गुजरात में होते हैं, ये सही है। और उसके बाद है गदी, दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है, ये भी है। और कोटा तमिलनाडु सही है। टोडा केरल, ये गलत हो गया। टोडास जो होते हैं ये होते हैं आपके तमिलनाडु में,
टोडास कहां पे होते हैं? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, क्लियर। और यहां पे केरल में अगर हम बात करें तो यहां पे दैट इज यहां पे जो केरल में देखने को आपको मिलते हैं, बता सकते हैं आप लोग? कुरुम्बास देखने को आपको मिलते हैं। सो दीज आर द जो हैं आपकी ट्राइबल स्टेट्स, जनजातियां हैं, यहां पे देखने को मिलती हैं। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टोडास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोडास। आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला आंसर बताइए जी। ऐसी सॉइल साइंसेज जिसका हमारे लिविंग बींग्स के ऊपर असर पड़ता हो, कहने का मतलब क्या है? सॉइल का, मिट्टी का लिविंग बींग्स के ऊपर कुछ असर पड़ता हो, तो ऐसी सॉइल साइंस को हमारी कौन सी सॉइल साइंस है ये? तो बता सकते हैं आप लोग कौन सी सॉइल साइंस है हमारी जिसके ऊपर हमारे लिविंग बींग्स के ऊपर असर पड़ता है? उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी कहा जाता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इडेफोलॉजी। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम आपसे पूछा जाए कि जो सॉइल होती है, सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज पीडोलॉजी। और इसको कंफ्यूज नहीं करना पेडागोजी से। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल, सॉरी। क्लियर, यही ध्यान रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे लिखा हुआ है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एंड्रो वर्ड कहीं पे भी यूज होता है, वहां पे मेल लोगों की बात आती है, मेन। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि अगर कोई ऐसी बीमारी, ठीक है, जिसका जो कोई ऐसी बीमारी जिसका हमारे लिविंग बींग्स के ऊपर असर पड़ता हो, और जो कुछ भी ऐसी चीजें जो मैन के रिलेटेड हो और खास करके बीमारी के रिलेटेड हो, तो उसकी स्टडी को हम बात करते हैं एंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? एग्रोबायोलॉजी, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ संबंधित हो गया। एग्रीकल्चर का हमारे लिविंग बींग्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका एग्रोबायोलॉजी। डेस्मोलॉजी क्या होता है? एक ऐसी स्टडी जिसमें जैसे बोन टू बोन कनेक्ट हो गया, ठीक है, बोन टू बोन कनेक्ट होता है, बोन टू आपके दैट इज मसल कांटेक्ट होता है, तो इनकी स्टडी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेस्मोलॉजी। अदरवाइज आपको पता है कि बोन टू बोन कनेक्ट होता है तो लिगामेंट से कनेक्ट होता है आपका, ठीक है, और बोन टू मसल जो कनेक्ट होता है वो टेंडन, जाने कि टेंडन और लिगामेंट की जो स्टडी होती है वो आपकी होती है डेस्मोलॉजी। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी इज द करेक्ट आंसर, एडेफोलॉजी इज द राइट वन, एडेफोलॉजी। चलिए अगला आंसर बताइए। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश इट इज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू। देखिए उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था जब चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी 1973 में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था। अदरवाइज चिपको मूवमेंट नाउ इज इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में थी, ठीक है। उत्तराखंड बना 2000 में था, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन चिपको मूवमेंट 1973 में हो गई थी और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट करी थी। सुंदरलाल बहुगुणा जो इसके इस मूवमेंट के लीडर थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस, कि आपकी किस चीज के लिए थी? इट इज द प्रिवेंशन ऑफ द फेलिंग ग्रीन ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ द फेलिंग ऑफ ओल्ड ट्रीज बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ फेलिंग ऑफ डेड ट्रीज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द प्राइवेट जो है प्लॉट्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यस, कि ये ग्रीन ट्रीज को जो है, ये हरे भरे ग्रीन ट्रीज को तोड़ने से मना करना, हरे भरे पेड़ों को कटाई को रोकना। सो दिस वाज द चिपको मूवमेंट, जिसमें लेडीज क्या करती थी? लेडीज जाके उसको चिपक जाती थी पेड़ को, ताकि वो पेड़ काटे ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा बायोडायवर्सिटी एक्ट याद कर लो, जो पेपर में पूछे जाते हैं। बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 का है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है 1986 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो है आपका 1972 का, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? बस इतना ही याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट वन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वन है, बाकी तो आते रहेंगे जैसे जैसे लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पेड़ से चिपक जाते थे। सो दिस वाज अ चिपको मूवमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए जी अगला आंसर बताइए। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर, रिक्टर स्केल जो है वो किस चीज की मेजरमेंट के लिए आपको हेल्प करता है? रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर, किस चीज की मेजरमेंट के लिए आपको हेल्प करता है? आपको पता है रिक्टर स्केल जो होता है ये मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को हेल्प करवाता है ये। तो इसका आंसर पहले तो क्या बनेगा, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भूकंप के लिए अगर आपसे पूछा इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, हमारी अर्थ की जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वो मेजर करी जाती है मर्कली स्केल से। किससे? मर्कली स्केल से, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओशन की डेप्थ लगा लो कि जो भी चीज नीचे डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सोनार मेथड, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करी जाती हैं, पराश्रव्य किरणें यूज करी जाती हैं, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंज का मेथड यूज कर लिया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भूकंप इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थक्वेक, सो इस तरीके से आपका चीजें को मेजरमेंट करी जाती है यहाँ पे। अर्थक्वेक को जो मेजर करने वाला ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीज्मोग्राफ, और अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं, सीज्मोलॉजी। ये पता होना चाहिए सारी की सारी चीजें। और अर्थक्वेक क्या होता है, द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स आना उससे। चलिए जी अगला आंसर बताइए। हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है, सी टेरिटरी, ठीक है, सी टेरिटरी जो है वो कितनी एक्सटेंड हो रखी है इंडिया की, कितनी टेरिटरी एक्सटेंड हुई है हमारे इंडिया की सी टेरिटरी? यस बता सकते हैं आप लोग जी। सी टेरिटरी कितनी हमारी एक्सटेंड हुई है? सो दिस इज द 12 नॉटिकल माइल्स। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 12 नॉटिकल माइल्स, बिल्कुल सही आंसर नंबर बी। आप में सी लिखा है, डी लिखा है, कोई ए भी लिख रहा है, वो गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी बनेगा। 12 नॉटिकल माइल्स इज द करेक्ट आंसर, 12 नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किलोमीटर में, 20 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को आपको मिलेगा। सो ये ध्यान रखना, ये मेजरमेंट याद रखना, 1.852 कहते हैं इसको। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1.852। क्लियर हो गया आप लोगों को? बाकी आपको पता है कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके कोस्टल एरियाज हैं, और ये है आपका 6100 किलोमीटर। अगर मैं लक्षद्वीप का एरिया लगा दूं यहाँ पे और अंडमान निकोबार का एरिया लगा दूं, तो हमारी कितनी बन जाती है, 7516.6 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जो है ये पार्ट बन जाता है ये, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर का ये पूरा पार्ट बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की जो मेनलैंड की बात करें, इंडिया की जो मेनलैंड है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगर मैं सपोज करूं कि नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ की बात करें, बिल्कुल नॉर्थ पूरा इंडिया, तो नॉर्दर्न मोस्ट आपका पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर, जिसमें आपका पॉइंट है इंदिरा कोल, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। वहां से यहां पे दैट इज कन्याकुमारी साउथ में, इसका पूरा लेंथ अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर का पड़ता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात की, और इधर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ये आपका पड़ता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट पड़ता है 2933 किलोमीटर। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं, और गड़बड़ मत कर जाना। अदरवाइज हमारे इंडिया का पूरा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड पिग्मोलियन पॉइंट। पिग्मोलियन पॉइंट कहा जाता है, जिसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट और पिग्मोलियन पॉइंट, समझ आया आप लोगों को जी? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आंसर नंबर क्या बनेगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर, 12 नॉटिकल माइल इज द राइट वन, 12 नॉटिकल माइल्स। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड जो आपके चेंज हो गया था लक्षद्वीप में, तो ये पार्लियामेंट का एक एक्ट पास हुआ था। ये पार्लियामेंट का एक्ट जो पास हुआ था वो कौन सा एक्ट था, ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में कन्वर्ट किया गया था? और लक्षद्वीप की अगर मैं बात करता हूं तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कावारत्ती, और लक्षद्वीप जो है हमारे इंडिया में कोरल्स हैं, और कोरल्स हमारे इंडिया में लक्षद्वीप में भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी हैं, गुजरात में भी हैं, ठीक है, और सॉरी नॉट गुजरात में वर्ड नहीं यूज करूंगा, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, और आपके जो हैं गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ये देखने को मिलते हैं। सो कोरल्स लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलते हैं। अब बात यह है कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड को 1973 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको हमने चेंज किया था लक्षद्वीप में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1973 जी, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1973। इसके दिमाग में मेरे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर
पॉलिटी की अगर हम जाते हैं तो केशव नंदा भारती केस हुआ था, तो वो भी 1973 में हुआ था, और 1973 में ही हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आपको याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर। अब याद रहेंगे आपके दिमाग में चीजें याद रहेंगी। तो दिस इज द अमनदीवी, लक्काद्वीप एंड मिनिकॉय। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इन द लक्षद्वीप 1973। चलिए जी अगला आंसर बताइए। देखिए ज्योग्राफी में मैंने आपको हमेशा बताया है लोकेशन बेस्ड चीजें, डेफिनेशन चीजें और स्टैटिक चीजें यही पेपर में पूछी जाती हैं। समझ आया? तो वही चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए जी आंसर बताइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे वर्कर्स जो हैं सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं इंडिया में? सबसे ज्यादा वर्कर्स कहां पे काम करते हैं, कौन सी फील्ड में? तो ये फील्ड में है आपकी टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है लोग हमारे देश में काम करते हैं और मैक्सिमम लोगों का रोजगार जो है यहाँ पे चलता है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो टॉप मोस्ट पे आते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो टेक्सटाइल में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर बी इज द राइट वन। आंसर नंबर बी, टेक्सटाइल इज द राइट वन। टेक्सटाइल। अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर तो चलो छोड़ो, शुगर का हमने इतना नहीं याद करना। शुगर में इतना याद करो, साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन याद करवा देता हूं कि जो हमारी केन शुगर होती है, जो हम नॉर्मल शुगर खाते हैं, तो वो क्या होती है आपकी सुक्रोज, ठीक है। और जो सबसे मीठी शुगर होती है वो होती है फ्रक्टोज, और ये फ्रूट्स में मिलती है हमें फ्रक्टोज। सुक्रोज जो मिलती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलते हैं। क्लियर? ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। जूट की बात करें, जूट के लिए रेवोल्यूशन था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। और वर्ल्ड वाइड की बात करें, प्रोडक्शन जो गोल्ड की जूट की है ये हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, एंड देन उसके बाद बांग्लादेश। क्लियर? याद रखना। आयरन एंड स्टील प्लांट हमारे इंडिया में बात करें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपके आयरन एंड स्टील प्लांट जो है सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहां पे जो है 3 जगह के ऊपर, राउरकेला, ठीक है, भिलाई, राउरकेला भिलाई और राउरकेला भिलाई और कौन सा है, दैट इज दुर्गापुर, यहां पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला उड़ीसा में स्टार्ट किया गया। जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन की हेल्प से स्टार्ट किया गया, भिलाई जो है यूएसएसआर की मदद से स्टार्ट किया गया, और राउरकेला जो है हमारा ये हो गया दुर्गापुर इज ब्रिटेन और भिलाई इज यूएसएसआर, और ये जो है हमारा किसकी मदद से, जर्मनी की, वेस्ट जर्मनी की मदद से स्टार्ट किया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो हमें मिलता है, दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जिसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। तो अब जनसांख्यिकी लाभांश जो है आपका किसके साथ रिलेट करता है, यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, वो पॉपुलेशन जो हमारी सबसे प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का मतलब नॉट इन द मतलब, प्रोडक्टिव का मतलब ऐसा नहीं बच्चा पैदा करना, प्रोडक्टिव का मतलब यहां पे ये है कि जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी में, हमारे देश की ग्रोथ में, जीडीपी में आपको हेल्प करवाती है। ठीक है, और ये पॉपुलेशन वो है जो हमारे देश के लिए पैसा कमा के दे रही है, दैट इज द प्रोडक्टिव, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये ग्रुप जो पॉपुलेशन का है वो क्या है, 15 साल से कम नहीं, 15 साल से 64 साल के बीच में, बिल्कुल सही। 15 साल से 64 साल वाले जो लोग होते हैं ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी में आपको हेल्प करते हैं, और दीज आर द डेमोग्राफिक डिविडेंड। आंसर नंबर बी, ये 65 वाला हो गया ये थी, क्योंकि 15 से पहले डिपेंडेंट होंगे और 64 के बाद भी डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट होंगे, हो सकता है कि वो काम भी कर रहे हो, बट अदरवाइज एक जेन्युइन मतलब एक कॉमन चीज लेके चल रहे हैं। तो 15 से 64 साल वाले सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कहते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर? सो ये है जी डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखना 15 से 64 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सी जो चीज़ है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो पहले है बेंगुइला करंट जो है साउथ अटलांटिक में है, इमिंगर करंट नॉर्थ पैसिफिक में है, पेरू करंट साउथ पैसिफिक में है, मोज़ेम्बिक करंट इंडियन ओशन में है। तो इनमें से कौन सा जो है आपकी चीज़ करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहे हैं। कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, समझ आया आप लोगों को? यस।
सो यहाँ पे जो चीज़ करेक्ट नहीं है वो कौन सी करेक्ट नहीं है? देखिए जी, बेंगुइला करंट साउथ अटलांटिक में है, याद करने वाली चीज़ें हैं यार एक्चुअली ये, ठीक है। इमिंगर करंट इज नॉट इन द नॉर्थ पैसिफिक, दिस इज इन द नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक। देखिए ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आप मैप से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में जब भी मैं पेड कोर्स में भी करवाया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें जितनी आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तब जाके चीज़ें याद होंगी। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ गया तो आपने याद किया इमिंगर करंट नॉर्थ अटलांटिक में है, लेकिन इसमें ये जो 3 ऑप्शन है ये भी आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग में रहेगा कौन सा करंट कौन से ओशन में है। क्लियर? जैसे कि बेंगुइला साउथ अटलांटिक, पेरू साउथ पैसिफिक, मोजाम्बिक इंडियन। सो ये आपको याद रहेंगे और ऐसे अगर आपने 4-5 और क्वेश्चन याद कर लिए तो मैक्सिमम जो वाटर करंट आपको पेपर में एग्जामिनर पूछता है वो सारे के सारे याद हो जाएंगे, और रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे एकदम से याद हो जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, और सी भी सही है, डी भी सही है। इसने पूछा था करेक्ट कौन सा नहीं है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी, ज्योग्राफी में हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकेशन बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, ये सब चीज़ें लोकेशन बेस्ड ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। उसमें क्या होता है, फंडा याद करने का फंडा कम और चीज़ों को रिटेन करना, रट्टा नहीं कहूँगा मैं, लोकेशन देख के आंसर देना, कहाँ पे क्या है समझ के पढ़ना, तब चीज़ें याद हो जाती हैं यहाँ पे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द किम्बरले प्लेटू लोकेटेड? जो किम्बरले प्लेटू है ये कहाँ पे लोकेटेड है हमारे? किम्बरले प्लेटू जो पठार है ये कहाँ पे कौन सी कंट्री में देखने को आपको मिलता है? यस, किम्बरले करंट, बताइए बताइए कौन सी कंट्री में है ये किम्बरले करंट? यस, शाबाश। सो किम्बरले करंट जो है ये देखने को मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की किस साइड के ऊपर? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखने को हमें मिलता है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड के ऊपर, ईस्टर्न साइड के ऊपर आपका सबसे बड़ा रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ देखने को हमें मिलता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एरिया के ऊपर, क्वींसलैंड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ पेपर में बहुत बार आता है, कहाँ पे है? समझ आया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान देखिए, किम्बरले माइंस नहीं पूछा गया, किम्बरले प्लेटू पूछा गया है। सो किम्बरले प्लेटू इज द इन द ऑस्ट्रेलिया। 9 स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं उनमें आपका लोकेटेड है ये। समझ आया आप लोगों को? याद रखें। क्लियर हो गया जी आप लोगों को? सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। सो हियर इज द किम्बरले, क्लियर, एंड दैट इज इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वींसलैंड, यहाँ पे आपके क्या है? दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। समझ आया आप लोगों को? तो गड़बड़ नहीं करनी पेपर में, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, जो तुर्की है ये कौन सी कंट्री में है? कौन सी जगह के ऊपर, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, कौन से सीज में है, कौन सी जगह के ऊपर जो है आपकी चीज़ जुड़ी हुई है ये? तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो हेयर इज़ द टर्की। टर्की की जो कैपिटल है दैट इज़ अंकारा। सो टर्की इज़ इन बिटवीन द ब्लैक सी, ऊपर नदर्न साइड के ऊपर है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलता है दैट इज़ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में है आपका टर्की। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? यहाँ पे देखिए कौन से बनेगा? ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर नंबर 1 इज द राइट वन। समझ आया आप लोगों को? ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में देखने को आपको मिलता है। एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ पे देखिए जी कैस्पियन सी पूछा गया है। यहाँ पे कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं ये याद रखिए। रशिया है, और ये आपकी अर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो दीज आर द सराउंडिंग कंट्रीज, और ईरान है, ईरान भी है यहाँ पे। सो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। शाबाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। सो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कॉन्टिनेंट है जो सेपरेट करता है एक दूसरे को पनामा कैनाल से? तो मतलब क्या है कि जो पनामा कैनाल है वो दो चीज़ों के बीच में है,
कौन सी दो चीज़ों के बीच में है? सो यूरोप और अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो पनामा कैनाल इज इन बिटवीन द, पनामा कैनाल जो है ये कहाँ पे है? पनामा नहर। सो हियर इज द पनामा कैनाल। सो पनामा कैनाल इज इन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एशिया और यूरोप में आपकी एक माउंटेन है जिसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, ये रशिया में है, यूराल, याद रखें, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो ये बताओ, ये मैंने सही बोला है, गलत बोला है, या कुछ और है? यूराल माउंटेन्स कहाँ पे हैं? यूराल माउंटेन बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप और रशिया एंड द यूरोप। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे यूराल माउंटेन्स कहाँ पे हैं? यूराल माउंटेन्स जो हैं आपकी कहाँ पे हैं? बता सकते हैं आप लोग? यूराल माउंटेन्स, चलिए यूराल माउंटेन्स। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर? Which of the following instrument is used to measure the soil water stress? Soil water stress को मेजर करने के लिए जो है वो कौन सी चीज यूज करी जाती है? सॉइल वाटर स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूज करी जाती है? अगर मैं फोटोमीटर की बात करूं, फोटो मतलब लाइट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए। पायरोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर के मेजर करने के लिए। क्लियर? टेंशनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर का जो मॉइस्चर है, यस, वाटर मॉइस्चर को उसका टेंशन क्या है? दैट इज टेंशनोमीटर। लेकिन सॉइल वाटर स्ट्रेस को मेजर करने के लिए जो चीज है दैट इज कॉल्ड साइक्रोमीटर। तो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। साइक्रोमीटर इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन, साइक्रोमीटर। यस, वेरी गुड। आंसर नंबर सी। टेंशनोमीटर जो होता है ये मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर को कंटेंट को मेजर करने के लिए होती है, लेकिन यहां पे एक सेकंड रुकिए, हाँ, सॉरी, ये आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कई बार। एक सेकंड रुकिए, ये आप सही कह रहे हैं। टेंशनोमीटर इज अ वाटर स्ट्रेस के लिए होता है, बिल्कुल सही। और साइक्रोमीटर जो होता है ये हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। समझ आया? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए होता है, बिल्कुल। इसमें डी बनेगा, ये डी टिक करो, दोबारा से सही करो। साइक्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को करने के लिए होता है, और ह्यूमिडिटी को मेजर हम और किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से भी करते हैं, हाइग्रोमीटर से भी हम करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो डी ही बनेगा। समझ आया आप लोगों को? इतना याद कैसे रखें भाई? इतना याद करना जरूरी है और इतना याद करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो आपको याद करना पड़ेगा, लोकेशन याद करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। समझ आया आप लोगों को? इसका आंसर डी बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला बताइए, अनाईमुड़ी पीक जो है ये कहाँ पे है? यस, बता सकते हैं आप लोग? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। अनाईमुड़ी पीक कहाँ पे ये लोकेटेड है? अनाईमुड़ी इज लोकेटेड इन, देखिए जी, अनाईमुड़ी जो है ये साउथ इंडिया के अंदर जो हमारी वेस्टर्न घाट है, जिसे हम और क्या कहते हैं? सहाद्रीज कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और ये सहाद्री वही है, वेस्टर्न घाट वही है जहाँ पे आपकी जो बारिश होती है, टकराती है, यहाँ पे मानसून दैट इज साउथ वेस्ट मानसून टकराती है, और यहाँ पे मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर वाली हवा चलती है, यहाँ पे बारिश कर देती है इस जगह के ऊपर, दैट इज सहाद्री। नीलगिरी माउंटेन रेंज जो होती है ये जहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं, और वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है आपकी, वहाँ पे मिलते कहाँ पे? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दोदा बेटा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? और ईस्टर्न घाट की जो ऊंची चोटी है दैट इज महेंद्रगिरी। एंड पालनी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं तो कार्डेमम, अन्नामलाई और पालनी रेंज देखने को आपको मिलती है। अगर आपसे पूछा साउथ से नॉर्थ की तरफ आओ तो दैट इज कार्डेमम, अन्नामलाई और पालनी। कैप वर्ड याद रखना तो ये आपको क्लियर होगा अब। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए,
भाई आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। ये इजी मत समझा करो चीज़ें कि हाँ आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कंटेंट जो आपको है ना वो 1 नंबर दिया जाता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो पेड कोर्स में हो, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। राइस की खेती के लिए जो आपको सॉइल चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए? राइस की खेती के लिए कौन सी सॉइल आपको चाहिए होती है? यस बताइए। देखिए जी, अगर हम बात करें राइस के लिए, वीट के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एलुवियल सॉइल और जलोढ़ मिट्टी, जो हमारे इंडिया के 40% ऑफ द एरियाज़ में देखने को आपको मिलती है। 40% ऑफ द एरियाज़ में जो है आपको ये देखने को मिलते हैं इंडिया के। और ये एलुवियल सॉइल जो होती है आपके फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में देखने को मिलती है। जो हमारे हिमालयाज़ के फुट हिल्स हैं वहाँ पे जो रिवर्स होती हैं मिट्टी लेके आती हैं और वो बनाती हैं आपकी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और राइस की बात करते हैं तो ये आपकी खरीफ फसल है जो कि आपके मानसून सीजन में उगाई जाती है, जहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समझ आया? आंसर नंबर सी। लेटराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पे पानी जो होता है वो नीचे तक चला जाता है, जिसे हम कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग का काम इसमें देखने को आपको मिलता है। और इरीगेशन, एक्सेसिव इरीगेशन जो होती है वो लेटराइट सॉइल में देखने को आपको मिलती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है और लीचिंग का प्रोसेस होता है। रेड सॉइल रेड इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट होती है आपकी कॉटन के लिए, कपास की खेती के लिए, और इसे हम और क्या कहते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन होता है इसका। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? एलुवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। जलोढ़ मिट्टी इज द करेक्ट वन, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यस, क्वेश्चन देखिए जी, What is the difference between the local time and the Greenwich time 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था लंबी लाइन है इस तरीके से, इनको हम मेरिडियंस कहते हैं। और जो 0 डिग्री वाली होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो ग्रीनविच से क्रॉस करती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री तो ग्रीनविच हो गया, तो 1 डिग्री ये हो गया, तो इसके बीच में जो है कितने टाइम का गैप होता है? 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। अब हम इंडिया और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 330 मिनट बन जाएगा। क्लियर? 330 मिनट बनेगा तो मतलब 5 घंटे 30 मिनट। इट मीन्स हम ग्रीनविच से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। समझ आया आप लोगों को? और ये जो है 5.5 घंटे हम 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच से आगे हैं। और ग्रीनविच क्रॉस करती कहाँ से है? लंदन से क्रॉस करती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लंदन से कितना दूर हैं? 5.5 घंटे दूर हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? एक होता है लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इस तरीके से। 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना गैप होता है? 111 किलोमीटर का। ये भी आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर का। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। शाबाश। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ ना, कभी कभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और इसका जो आंसर होगा मैं आपको जो PDF देता हूँ उसके अंदर भी लिखा होगा, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, तो पढ़े इसको और आंसर देना। चलिए, ये नहीं मैं बताऊंगा। अगला देखो। चलिए जी शाबाश। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार? स्टार का जो कलर है वो किसके कारण आता है? पहली बात तो जो स्टार होता है, स्टार जो होता है ल्यूमिनस बॉडी, मतलब चमकदार ल्यूमिनस बॉडी होती है। और स्टार के अंदर जो आपकी एनर्जी आती है वो किससे आती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन से आती है। और नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन इज वेरी डेंजरस एंड द फिजन, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? और कलर जो आता है वो आता है उसके टेम्परेचर से। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर से उसका कलर हमें पता लगता है। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर इज द राइट वन। क्लियर? और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए एक यूनिट याद कर लीजिए, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और आपका जो है मतलब मीटर में करेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बन जाएगा। क्लियर? और स्पीड ऑफ लाइट कितनी आती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है इसकी लाइट आती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी, टेम्परेचर इज द राइट वन। चलिए अगला बताइए।
ओशन सैलिनिटी जो होती है ये किसके साथ डिपेंड करती है? ओशन सैलिनिटी, लवणता, नमक कितना जो है इसमें से मैटर करता है लवणता। देखिए नॉर्मल लवणता कितनी होती है? 35 ग्राम पर सीसी जो है आपकी 35%, जो ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका ओशन के अंदर जो नमक है वो 35% है। अगर हम बात करें यहाँ पे पानी की, ठीक है, पानी की अगर हम बात करें, जितना पानी आता चला जाएगा वो सैलाइन होता चला जाएगा, इवेपोरेट होगा, तब भी आपकी सैलिनिटी वगैरह बढ़ेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, जी जी जी, क्लियर हो गया आप लोगों को। और उसके बाद जो है सरफेस सैलिनिटी जो बढ़ जाती है आपके रिवर्स के कारण, पानी के कारण, फ्लैश फ्लो के कारण जो है बढ़ जाती है। विंड ऑल्सो इफेक्ट द, यस, हवा भी बिल्कुल इफेक्ट करती है। पढ़ रहा हूं मैं आपके मैसेजेस वगैरह। और बताओ, जो है विंड भी करती है भाई, बिल्कुल करती है। टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर, डेंसिटी, दे आर इंटरलेटेड। यस, तो लैंड हो सकता है और लैंड तो नहीं हो सकता। पवन, हवा, हवा हो सकती है। नदी, नदी भी हो सकती है। यस, बताओ बताओ बताओ। रिवर, रिवर ओशन सैलिनिटी कह रहे हैं। देखिए रिवर के कारण अगर मैं बात करता हूं तो रिवर से तो वो होती है जैसे कि आपकी कोस्टल एरियाज में होती है, ठीक है, जहां पे आपके कोस्टल एरियाज होते हैं वहां की जो मिट्टी होती है, ठीक है, कोस्ट मतलब सरफेस के ऊपर सरफेस सैलिनिटी तो हो सकती है, वो आपकी इन्फ्लुएंस होती है फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर्स, जो आपका फ्लो हो रहा है पानी से उसके कारण होती है, जो और पोलर रीजन के अंदर जो है आपकी आइस के कारण होती है। बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका विंड। देखिए यहां पे दो चीजें हैं, विंड और रिवर। मैं आपको सही बताऊं, विंड और रिवर दोनों है आएंगे, बी और सी दोनों ही ऑप्शन बनेंगे। समझ आया? मतलब बी और सी दोनों ही ऑप्शन बनेंगे आपके। बी और सी ये दोनों इफेक्ट करते हैं, रिवर भी और विंड भी। जो कोस्टल सैलिनिटी है वो रिवर करती है, विंड ऑल्सो अफेक्ट द ओशन सैलिनिटी। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। यहां पे देखो वाटर साइकिल होता है, देखो सैलिनिटी डिक्रीज कर रही है, जैसी रेन हुई यहाँ पे रिवर रन ऑफ हुआ, आइस मेल्ट हुआ तो सैलिनिटी डिक्रीज होने लगी, ग्राउंड वाटर फ्लो हुआ और यहाँ पे देखो पानी फ्रीज कर गया, वाटर का इवेपोरेशन हो रही है सी वाटर की, तब भी क्या हो रही है, सैलिनिटी को बढ़ाया जा रहा है। सो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। विंड एंड रिवर, अरे भाई अगर नहीं आता होता इस तरीके के क्वेश्चन, एग्जामिनर उसमें चेंज कर देता होता है, एग्जाम में चेंज कर देता है। समझ आया? उसमें क्या होता है कि फिर आंसर किसी को नहीं मिलता, या फिर ऐसे कह देते हैं कि एग्जामिनर ऐसा बोल देता कि बी और सी दोनों ही आंसर सही हैं, जिन बच्चों ने जैसे लगाए होंगे वैसे आंसर आपको मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। यस, अगला बताइए, रेल व्हील फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ पे है? रेल व्हील फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है? सो दैट इज इन द बेंगलुरु। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस सिटी। अगर आपसे पूछा रेल कोच फैक्ट्री तो दैट इज इन द कपूरथला पंजाब। कपूरथला पंजाब। तो रेल व्हील फैक्ट्री पूछा है तो ये बनेगा आपका दैट इज, यस बिल्कुल सही, कर्नाटक में, कर्नाटक बेंगलोर में। सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रेल व्हील फैक्ट्री दैट इज इन द कर्नाटक वाला पार्ट, बेंगलुरु। चलिए अगला बताइए, गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान से, यही एग्जामिनर होता है जो आपके मार्क्स कटवाता है। चलिए जी अगला बताइए, सारगासो सी जो है आपका वो कौन सा है? सारगासो सी जो है आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? तो दिखाता हूँ पहले आपको। सो हियर इज द सारगासो सी। सो ये आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जहाँ पे आपका गल्फ स्ट्रीम होती है, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, ठीक है, और जो है आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, कैनरी करंट हो गया, और कौन सा करंट होता है यहाँ पे आप बताएं? नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट हो गया आपका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट के कारण बनता है। और बताइए, यस वन मोर इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के कारण।
ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा कि जो सारगासो सी है ये कौन से वाटर करंट के कारण बनता है, ये भी पूछा जाता है। ये चारों करंट के कारण, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के कारण बनता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा सारगासो सी का वो बनेगा अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन में नॉर्थ साइड के ऊपर आपका बनता है सारगासो सी, और ये एक ऐसा सी है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए। और अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो आपका सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। एक इंडियन ओशन ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, बट ऐसा इसका मतलब नहीं है कि इंडिया का है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है आपका ओशन है, सबसे जो है बड़ा पैसिफिक ओशन आ गया। पैसिफिक ओशन की जो आपकी रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आता रहता है और प्लस वॉल्केनो वगैरह आते रहते हैं। आर्कटिक ओशन की बात करते हैं तो यहाँ पे साइबेरिया एक रीजन है जहाँ पे आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी है। क्लियर, ये याद रखना। आर्कटिक में आपको और बताना चाहूंगा, आर्कटिक ओशन में हमारा एक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, इंडिया की तरफ से। ऐसा ही अगर आपसे पूछा अंटार्कटिक में कौन सा है, अंटार्कटिक में है हमारा दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ये आपके रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। अंटार्कटिक और आर्कटिक के रिगार्डिंग एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च जो है हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोवा के अंदर हेडक्वार्टर है। गोवा को हमने पोर्तुगीज से आज़ाद करवाया था 1961 में, और ऑपरेशन विजय, ये याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, अटलांटिक ओशन इज द करेक्ट आंसर, अटलांटिक ओशन। चलिए जी, अगला बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फॉर फ्रॉम द गुजरात कोस्ट इन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हमारा कोस्टल एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, और मतलब यहाँ पे गड़बड़ भी चलती रहती है, लड़ाइयाँ वगैरह भी चलती रहती हैं। तो कौन सा पार्ट है हमारा? यस, बता सकते हैं आप लोग। रैन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है ये, ध्यान रखना, रैन ऑफ कच्छ में, ना कि खंबात में, ना ही कैम्बे में। सो दैट इज इन द रैन ऑफ कच्छ, रैन ऑफ कच्छ वाला पार्ट है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड सर क्रीक। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सर क्रीक इज द राइट वन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। यस, सर क्रीक। क्लियर हो गया आप लोगों को? गल्फ ऑफ खंबात में हमारी 4 नदियां गिरती हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं? नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर, याद रखें, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर क्रीक इज द राइट वन। हियर इज द सर क्रीक, हियर इज द सर क्रीक, वाटर वॉर। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सह्याद्री माउंटेन्स? ये तो बता दो, ये तो आपको मैंने बताया था। सह्याद्री माउंटेन्स किसे कहते हैं? ये अभी आपको बताया था। ये कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अनाईमुड़ी। और प्लस वेस्टर्न घाट के ऊपर हमारी रेनफॉल होती है, साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल करती है। यहाँ पे जो पर्वतों से टकरा के रेनफॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। याद रखें, सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में एक रिवर बहती है, डेट इज कॉल्ड नर्मदा, जो कि आपके बनाती है एस्चुरी बिटवीन द इन द गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में। नर्मदा जो है ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है बिटवीन द नर्मदा, बिटवीन द सतपुड़ा एंड द विंध्यास। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। और नर्मदा जो है आपके जबलपुर में ये फॉल बनाती है, मार्बल फॉल जिसे हम कहते हैं। क्लियर, धुआंधार फॉल जिसे हम कहा जाता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और ईस्टर्न घाट बता दिया है। शिवालिक रेंज जो हमारी हिमालयस की रेंज है, वहां पे शिवालिक रेंज भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने फैक्ट आपको बता दिए। वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट वाला, ये और क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्लियर, ये याद रखें। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दिस इज अ वेस्टर्न घाट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आ जाते हैं ना तो आपको पता नहीं लगता कि क्या करें। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा? अब इस तरीके का क्वेश्चन तब आपको पेपर में पूछा जाता है जब कोई न्यूज में चल रहा हो, बट इसमें हम याद करेंगे। सो रवांडा की कैपिटल कौन सी है? डेट इज किगाली। ये क्वेश्चन तब आता है आपको जब आपकी करंट मतलब करंट में कोई चीज चल रही हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। और बोगोता, बोगोता इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया।
और बताओ, ये लिब्रेविल जो है ये कहाँ की कैपिटल है? यस, गैबॉन। और ये कोपेनहेगन तो बता दो, ये तो करंट में आता ही रहता है, नाम बहुत ज्यादा नाम आता है न्यूज में। सो दिस इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? बी, किगाली इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द किगाली, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए, शाबाश। द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू, जो सिक्किम से लाइन क्रॉस करती है वो किस और से जगह से भी क्रॉस करती है? जो लैटिट्यूड क्रॉस करता है सिक्किम से, और कहां पे क्रॉस करता है? यस, बिल्कुल, सिक्किम जो है आपका अक्रॉस 27 से 30 डिग्री के बीच में आपका सिक्किम वाला पार्ट पड़ता है, और ऐसा ही आपका जो राजस्थान वाला पार्ट है ये पड़ता है 23 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और बाकी हिमाचल बहुत ऊपर चला जाता है, हरियाणा भी उसी के आसपास है, उत्तराखंड भी उसी के आसपास है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो है राजस्थान। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आंसर नंबर बी, राजस्थान। सिक्किम की मैं बात करना चाहूंगा। सिक्किम हमारे भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है, खुले में शौच ना करने वाली पहली स्टेट आपकी सिक्किम बनी थी। सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया गया था 1975 में। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा इंडिया की फुल फ्लैज स्टेट जो बनी थी वो थी सिक्किम, और ये 22वां राज्य बना था हमारे इंडिया का, आजाद भारत का 22वां राज्य। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्रॉस करती है यहाँ पे ऐसे, क्लियर, ये याद रखे, राजस्थान से क्रॉस करती है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। राइसेनिया हिल्स जो है आपकी कहाँ पे हैं? राइसेनिया हिल्स कहाँ पे हैं? ये दिल्ली में है, इंडिया में है। जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन जो है सिचुएटेड है वहीं पे आपकी राइसेनिया हिल्स हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं पे हमारी क्या है? राइसेनिया हिल्स। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। सो ये था क्वेश्चन, राइसेनिया हिल्स। आपने देखी होगी, फोटोज भी खिंचाई होंगी आप लोगों ने ऐसी यहाँ पे आके। चलिए अगला आंसर बताइए, राइसेनिया हिल्स। चलिए अगला आंसर बताइए जी, क्या कहता है? इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया द रिवर फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री इज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो है आपकी कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है यहाँ पे? देखिए जी, कोसी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कोसी रिवर इज ऑल्सो द सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं आती। गंगा इज इन द उत्तराखंड, उत्तराखंड में देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, दैट इज बिटवीन द भागीरथी एंड अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंडक इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ये भी नहीं, तो एक ही रहेगी, डेट इज ब्रह्मपुत्रा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्रा। आंसर नंबर ए। अब ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ पे देखिए तिब्बत से यारलंग सेंगपो के नाम से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे ग्लेशियर है, डेट इज चैमयंगदंग ग्लेशियर। चैमयंगदंग ग्लेशियर यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये आई अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से एंटर करती है, नामचा बारवा को क्रॉस करती है, नामचा बारवा को क्रॉस करती है, एंड नामचा बारवा इज द ईस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर पड़ता है। और ये अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करी और यहाँ पे आके ये गिर जाती है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलते हैं और गिर जाती है ये बे ऑफ बंगाल में और बनाती है सुंदरबन डेल्टा। इंपॉर्टेंट। लेकिन ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पे असम में एक आइलैंड बनाती है जिसे हम और क्या कहते हैं? मजूली आइलैंड। अब मजूली आइलैंड जो है ये कौन कौन सी रिवर्स बनाती है? ब्रह्मपुत्रा तो है ही है, सुबानसरी हो गई है यहाँ पे, क्लियर, और ये लोहित होगी, क्लियर, ये याद रखना। सो दीज रिवर्स ये मेक करती हैं क्या? डेट इज आपका जो है मजूली आइलैंड, क्लियर। सुबानसरी होगी, लोहित होगी, दिहांग, दिबांग, कामेंग, सो दीज रिवर्स मेक्स डेट इज मजूली आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ पे देखो गंगा स्टार्ट हो रही है, गंगा स्टार्ट हुई यहाँ पे, और गंडक इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे गंगा की, क्लियर। यमुना ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी मिलती है इलाहाबाद से, क्लियर, ये याद रखना, इलाहाबाद में मिलके आगे स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये देखो कोसी रिवर है यहाँ पे, द सोर ऑफ बिहार। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी आप इजीली बता देंगे, ये क्वेश्चन भी आप इजीली बता देंगे, मैंने अभी आज के एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था आपको। यस जी, रेड सॉइल जो है, रेड कलर इसीलिए होता है, किस लिए होता है भाई? रेड कलर कहीं पे भी आता है हमेशा आयरन देखने को आपको मिलता है वहां पे, आयरन के कारण।
और ये रेड सॉइल जो है मेनली हमें तमिलनाडु वाले एरिया के आसपास देखने को आपको मिल जाती है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तमिलनाडु के एरिया के आसपास देखने को मिलती है। आंसर नंबर सी। सो यहाँ पे देखिए, द आयरन सॉल्ट गिव्स द कलर रेडिश कलर। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर होता है वो ब्रेक डाउन होता है आपका, और प्रॉपर तरीके से जो पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं, रेड कलर के अंदर आयरन देखने को हमें मिलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा रही है, तो इसमें आपका वो जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करी जा रही है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो ये कौन सा है, मैतूर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, मैतूर। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, मैतूर। क्लियर। और ये आपका थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और ये है कहाँ पे, दैट इज इन द तमिलनाडु, दैट इज इन द तमिलनाडु। पर लेकिन ध्यान रखना, ये जो बाकी लोकेशंस हैं इनके ऊपर भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तूतीकोरिन की अगर मैं बात करता हूं तो वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई पोर्ट है, ये हमारा बंदरगाह है जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ये भी कहाँ पे है आपकी, दैट इज इन द तमिलनाडु। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इनोर की अगर हम बात करते हैं, इनोर को हम और क्या कहते हैं, कामाराजार जो है पोर्ट कहा जाता है। ये भी कहाँ पे है आपका, डेट इज इन द कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई के पास। क्लियर, कामाराजार पोर्ट कहा जाता है इसको। क्लियर। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेवेली, नेवेली जो है ये आपकी कोल माइंस हैं। कहाँ पे हैं ये कोल माइंस, बता सकते हैं आप लोग, कोल माइंस कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। अगेन ये सारी जगहें जो हैं ये तमिलनाडु में हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का था, और सॉरी इलेक्ट्रिक पावर का था, तो उसमें यहाँ पे मैतूर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाती है। लेकिन बाकी लोकेशंस के ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं। एनोर आपका पोर्ट है, कामाराजार पोर्ट कहा जाता है, तुतीकोरिन भी पोर्ट है, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई कहा जाता है, नेवेली इज द कोल माइंस इन द तमिलनाडु। क्लियर, ये ध्यान रखना। यस, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। शाबाश, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, शाबाश। विच कंट्री इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ रॉ जूट, जो रॉ जूट होता है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है इन कंट्रीज़ में से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और इंडिया। सो पहली बात तो ये जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इसकी, दैट इज़ द रॉ जूट की। और जूट की अगर हम बात करते हैं तो इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन फाइबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो आप कहेंगे जूट की प्रोडक्शन के लिए था। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल में, ये भी ध्यान रखना है। जूट की अगर हम बात करते हैं तो ये बना होता है सेलुलोज और लिग्निन से, सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है जूट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को। यस, एंड दिस इज ऑल्सो द कैश क्रॉप। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, दिस इज ऑल्सो द कैश क्रॉप, जिसको बेच के तुरंत पैसे आपको मिल जाते हैं। समझ आया आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि ये जूट प्रोडक्शन जो होती है वो उस जो पेड़ है उसके कौन से हिस्से से होती है, बार्क ऑफ द स्टेम से होती है। समझ आया, बार्क ऑफ द स्टेम से होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। समझ आया। सो इंडिया इज द करेक्ट वन, इंडिया। चलिए जी अगला आंसर देखिए जी क्या है। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द वर्ल्ड डायमंड डिजास्टर। वर्ल्ड डायमंड डिजास्टर मतलब सबसे बड़ा योगदान जो है डायमंड प्रोडक्शन में इस कंट्री का है। तो ये कौन सी कंट्री है आप बता सकते हैं। यस, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है डायमंड प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जापान, साउथ अफ्रीका, रशिया, यूएस। देखिए अगर हम बात करें तो आपने डायमंड माइंस बहुत सारी पड़ी होंगी जो साउथ अफ्रीका में हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो है रशिया की। रशिया, रूस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देता है डायमंड के मामले में। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप में से काफ़ी लोग जो हैं इसमें साउथ अफ्रीका टिक कर रहे होंगे। साउथ अफ्रीका में डिफरेंट माइंस हैं जो फेमस माइंस हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड की प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो रशिया इज द नंबर 1। क्लियर हो गया, रशिया नंबर 1 पे आता है, ये ध्यान रखना।
क्लियर। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं डायमंड के रिलेटेड, तो डायमंड जो है ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, पूरा प्योर शुद्ध है कार्बन में। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और डायमंड की और बात करते हैं तो आपको देखते होगे कि इसमें शाइनिंग आती है डायमंड में। तो शाइनिंग क्यों आती है? सो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, कि अंदर लाइट गई और अंदर ही अंदर चल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, रशिया इज द राइट वन। रशिया, यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो है इंडिया, ये बच्चे ने बहुत आंसर, बढ़िया आंसर दिया है कि हमारे इंडिया में डायमंड माइंस कहाँ पे हैं, तो वो है पन्ना माइंस। पन्ना माइंस, ये पन्ना माइंस हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और हमारे देश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, यही मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी हमारा जो है आपका डेट इज द 13th जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है। और हाँ, जो आपका सॉरी 12th या 12th करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, 12वां बना था या 13वां बना था आपका, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर में 12वां था आई थिंक, आई एम नॉट, मतलब कंफ्यूजन चल पड़ी दिमाग में एकदम से। ओके, सो बताएंगे आप लोग कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 12वां बना था या 13वां बना था जो उसके अंदर बना था? यस 12th, यस बिल्कुल 12th, बिल्कुल 12th। देखिए मैं हमेशा आपके साथ जब डील करता हूँ तो ये चीज़ें होती हैं, एक रिलेशन बना के चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको ही पता है, और आपको ये पता है कि मैं कुछ लेक्चर याद करके नहीं आता। हाँ, ये होती हैं चीज़ें कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मतलब है, ये मतलब है। बाकी चीज़ें जो इंटर रिलेटेड होती हैं कभी भी हम याद करके नहीं आते, और कभी मैं तो बिल्कुल नहीं याद करके आता, और ये यहीं पर आके बनती हैं, कुछ भी बन जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये 12th 13th ये वाला कन्फ्यूज़न आ गई एकदम से दिमाग में, सो इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप लोग जानते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट करवाया हुआ है। यस 12th बायोस्फीयर रिजर्व, तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, गोरेवाड़ा लेक जो है ये कहाँ पे स्थित है? यस, गोरेवाड़ा लेक, गोरेवाड़ा लेक इज लोकेटेड इन, शाबाश बताइए फटाफट, गोरेवाड़ा लेक जो है ये कौन सी जगह पे देखने को मिलती है? बता सकते हैं आप लोग कौन सी जगह के ऊपर? यस बिल्कुल सही, तो दिस इज इन द नागपुर, नागपुर के अंतर देखने को आपको मिलती है, दैट इज गोरेवाड़ा लेक। सिर्फ याद करें और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस लेक का नाम याद कीजिए, डेट्स इट। और चिली का लेक कहाँ पे है? चलो मैं आपको 2-3 लेक्स के नाम बताता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चिली का लेक बताइए आप कहाँ पे है, ठीक है। और आपको पूछे जाते हैं, दैट इज चिली का लेक पूछ ले। सांबर लेक बताइए कहाँ पे है, ठीक है। वूलर लेक बताइए कहाँ पे है आपकी। और अगर इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स आपको पता है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलो इतने 3 ही देख लो, और अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे और भी चीज़ें, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। यस, वाह जी वाह, बढ़िया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया? सबसे जो दक्षिण वाली आपकी हिल रेंज है, पर्वतमाला है, इनमें से कौन सी है? सबसे दक्षिण में पर्वतमाला जो है वो कौन सी है पूरे साउथ इंडिया में? अगर मैं बात करता हूँ ये पूरा साउथ इंडिया ये, और मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद कैसे करना है, यहाँ से कैप वर्ड से याद करना है। किसे? कैप वर्ड से। कार्डेमम और अन्नामलाई, दैट इज कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स। तो ऐसे, तो साउथ मोस्ट में कौन सी आ जाती हैं? दैट इज कार्डेमम हिल्स इज द करेक्ट आंसर। कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स इज द राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये केरल और तमिलनाडु के बीच में देखने को आपको मिलती है। तो ये जो है एक्चुअली ये इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है, दैट इज येला मेला। अगर आपसे पेपर में आ गया तो पता होना चाहिए, येला मेला इसका दूसरा नाम होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें भी देखिए, जो नीलगिरी हिल्स हैं इसे हम और क्या कह देते हैं? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। किसे? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नीलगिरी हिल्स वाला पार्ट। क्लियर। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दैट इज दोदा बेटा।
नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डेट इज दोदा बेटा। समझ आया आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नल्ला मलाई हिल्स की, नल्ला मलाई हिल्स जो हैं ये दो जगह के बीच में है, एक है आंध्र प्रदेश में और एक है जो है तेलंगाना के बीच में, ठीक है। सो बस इतना पढ़ना है। नल्ला मलाई हिल्स इज इन बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना। और इधर अगर हम बात करते हैं अन्नामलाई हिल्स की, तो अन्नामलाई हिल्स जो है आपका जो है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट बनता है। और अगेन अन्नामलाई हिल्स जो हैं आपके तमिलनाडु और तमिलनाडु एंड केरल के बीच में देखने को आपको मिलती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। समझ आया आप लोगों को? और अन्नामलाई हिल्स को और क्या कहते हैं आप लोग? एलिफेंटा हिल्स, एलिफेंटा हिल्स भी कहा जाता है। और इसमें कंफ्यूज मत आना, एलिफेंटा हिल्स इज अन्नामलाई दैट इज इन द केरल एंड तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछा एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स पूछ लिया तो वो है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना, ठीक है। एलिफेंटा हिल्स जो इसको कहते हैं अन्नामलाई को, तमिलनाडु एंड केरल, एंड एलिफेंटा केव्स पूछ लिया तो महाराष्ट्र आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। समझ आया आप लोगों को? जी जी जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलें आगे, चलिए। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब लोकेशन देख लो। कार्डेमम हिल्स यहाँ पे हैं, बिल्कुल सदर्न मोस्ट। नीलगिरी ये आ गई, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाले पॉइंट जहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। और बाकी ये थार डेजर्ट है आपका, सबसे बड़ा डेजर्ट है। अरावलीज हैं, द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, विंध्यास एंड सतपुड़ा हैं, जिसमें बीच में आपकी कौन सी रिवर जाती है? नर्मदा। ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है और जो है ये गिर जाती है यहाँ पे, डेट इज इन द अरेबियन सी, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू है यहाँ पे। गैरो खासी जयंतिया हिल्स है मेघालय में। और सुंदरबन है यहाँ पे। सुंदरबन इज अ लार्जेस्ट जो है डेल्टा और सबसे बड़ा मैंग्रोव है यहाँ पे। और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से डेल्टा बनता है यहाँ पे। एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट इस साइड पे आ गया, वेस्टर्न घाट इस साइड पे आ गया, ये सब चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। एंड द हिमालयाज आर द अपर मोस्ट, हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट? क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ये इंडिया का साउथ मोस्ट पार्ट जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है जिसे आप सह्याद्रीज कहा जाता है। अब वेस्टर्न घाट का ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हो गया और ये वाला हिस्सा आपका ईस्टर्न हो गया। समझ आया? अब इसको थोड़ा सा और समझाते हैं आपको समझाने के लिए। और अब है थोड़ा सा बड़ा हिस्सा, ये है आपका सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसका ही वेस्टर्न हिस्सा लूँ वो ये हो गया और इसका ईस्टर्न हिस्सा ये हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न साइड के ऊपर बारिश क्यों नहीं करता, बारिश क्यों नहीं होती? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न हिस्से के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है? अब एक चीज़ है कि यहाँ से आपकी जो है मानसून आती है एंड दैट इज़ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से टकराती है और यहाँ पे है पूरी पर्वतमाला, वेस्टर्न घाट पर्वतमाला है, यहीं से टकराएगी और यहीं पे बारिश कर देगी, यहीं से टकराएगी यहीं से बारिश कर देगी, क्लियर। और जो चीज़ जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ है, हवा इधर से आ रही है, तो अगर यहाँ से हवा टकराई तो मैं कहूँगा कि ये जो जगह है ये किस साइड पे है? विंडवर्ड साइड के ऊपर होती है। समझ आया? और अगर मैं कहूं कि ये कोई जगह है, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे बीच में कोई जगह थी और हवा यहां टकरा के, ये तो विंडवर्ड साइड हो गया। और दूसरी साइड क्या होगी? लीवर्ड साइड। तो डैट मीन्स जहां पे हवा जाएगी नहीं, टकराएगी नहीं, तो डैट इज कॉल्ड लीवर्ड साइड। तो अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से, उसका वेस्टर्न हिस्सा जो होता है वहां से टकराती है और बारिश हो जाती है। ईस्टर्न हिस्से के ऊपर इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये क्या है आपका लीवर्ड साइड के ऊपर देखने को आपको मिल जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। और ऐसी रेनफॉल हमारे इंडिया में जो पर्वतों से, पत्थरों से टकरा के, माउंटेन से टकरा के होती है, दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसे हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक। जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में मेनली बारिश किससे होती है? मानसून से। और मानसून सबसे ज्यादा जो है आपकी साउथ वेस्ट मानसून सबसे ज्यादा बारिश करती है और वो यहीं पे बारिश हो जाती है सबसे ज्यादा, क्लियर, ये ध्यान रखना। एंड दैट रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्लियर, ये याद रखें। अब क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है कि लो रेनफॉल जो है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में क्यों हो रही है? यस,
क्यों हो रही है? क्योंकि वो क्या है, लीवर्ड लोकेशन के ऊपर देखने को आपको मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आप लोगों को? जी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। बेस क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। जोग वाटरफॉल है जिसको आप और बहुत सारे नाम से जानते हैं, गरसूपा फॉल्स, महात्मा गांधी फॉल्स, है कहां पे? दिस इज इन द कर्नाटका। ठीक है कहां पे? ये कर्नाटका के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी रिवर के ऊपर जो है ये वाटरफॉल बनते हैं, बता सकते हैं आप लोग? यस बिल्कुल, ये बनते हैं श्रावस्ती रिवर के ऊपर। श्रावस्ती रिवर के ऊपर जो है आपके सबसे ज़्यादा जो है ये जो है रेनफॉल बनाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, ये वाटरफॉल वहाँ पे लोकेटेड है आपका श्रावस्ती रिवर के ऊपर। क्लियर? सो दिस इज इन द कर्नाटका। एक सबसे बड़े आपके वाटरफॉल हैं कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल जो है वाराही रिवर के ऊपर है। दिस इज ऑल्सो इन द कर्नाटक। सबसे बड़े वाटरफॉल हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए मार्बल फॉल किसे कहते हैं? मार्बल फॉल्स, धुआंधार, ये फॉल जो हैं ये आपके जबलपुर, मतलब जबलपुर में एमपी में बनते हैं और ये बनाती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, ये याद रखना है। समझ आया? तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे कर्नाटक में एक जगह है विजयनगर। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर, तो वो आपका कौन सी नदी के किनारे पे था? दैट इज तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। क्लियर? और किनारे कृष्णा की बात करते हैं तो ये जो है आपका जो है महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है। साउथ इंडिया की दूसरी बड़ी नदी है। कृष्णा और गोदावरी दो मिलके क्या बनाते हैं? डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। दैट इज इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन द आंध्र प्रदेश। समझ आया आप लोगों को? अब इनके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कृष्णा रिवर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुना सागर डैम है, श्री सलेम डैम है यहाँ पे। और गोदावरी रिवर के ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका पोलावरम प्रोजेक्ट है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? दैट इज इन द आंध्र प्रदेश। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? दैट इज इन द तेलंगाना। ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये है, कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच में एक नदी आती है, दैट इज कॉल्ड लेक है, दैट इज कोलेरू लेक भी देखने को आपको मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। कोयना रिवर की अगर हम बात करते हैं तो कोयना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन, श्रावस्ती इज द करेक्ट आंसर। श्रावस्ती। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कहता है। जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। जैतपुर जो पावर प्लांट है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जल्दी से जल्दी बताइए। यस, अगर मैं जो राजस्थान की बात करूँ रावत भाटा है यहाँ पे। गुजरात की बात करूँ तो काकरापार है यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को? और हरियाणा में तो है ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। सो रह कौन सी जगह गई? दैट इज द महाराष्ट्र। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन द महाराष्ट्र। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? यूरेनियम 235। यूरेनियम की बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका जो है थोरियम वेरिएंट मिलता है, मतलब थोरियम मिलता है हमें इंडिया में। और वो मिलता है कहाँ पे? दैट इज इन द केरल वाले पार्ट में। और कहाँ पे? मोनाजाइट सैंड के ऊपर देखने को आपको मिलता है केरल में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है? दैट इज अ कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है, जैसे कि अगर बात करें कुंदनकुलम की तो ये आपका तमिलनाडु में है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये दिस इज इन द अगेन आपका तमिलनाडु में, जिसे आप और क्या कहते हैं? कलपक्कम कहा जाता है। ठीक है?
और ये देखिए जी कैगा है, ये आपका है कर्नाटक में, तारापुर है महाराष्ट्र में, काकरापार है गुजरात में, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में आ गया, और नरोरा जो है आपका ये कहाँ पे आ गया, यूपी में आ गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आया आप लोगों को? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। यस, हैदराबाद जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद इज लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद जो है ये आपका रिवर मूसी जो है यहाँ पे लोकेटेड है, मूसी के किनारे हैदराबाद। सो दिस इज इन द आंध्र प्रदेश, दिस इज इन द आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें, मैंने आपको कृष्णा रिवर के बारे में बता चुका हूँ, कृष्णा रिवर के बारे में बता चुका हूँ। विजय जो है आपका डेट इज विजयवाड़ा का एक प्लेस है जो कृष्णा रिवर के किनारे पे है, अगेन डेट इज इन द आंध्र प्रदेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है कुरनूल, कुरनूल जगह है और ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलती है। और लूनी रिवर की अगर मैं बात करता हूँ, रिवर लूनी जो है एफिमरल रिवर है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिमरल रिवर? एफिमरल का मतलब होता है कि हाँ चल रही है, जैसे कि अगर देखा जाए तो सारी नदियां जो तो अरब सागर में गिर रही हैं, जहाँ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो ये क्या होता है कि गिरने से पहले रास्ते में ही खो जाना, तो डैट इज कॉल्ड एफिमरल रिवर। तो लूनी रिवर जो है रास्ते में ही खो जाती है राजस्थान में, सो डैट्स वाई इट इज कॉल्ड जो है आपका मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, मेरे को भी डिस्टर्ब करते हैं और हमारी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं। सो डोंट फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन द क्लास, जो आपके लिए बेटर है, ठीक है। सो किसी को कोई जवाब मत दीजिए, किसी को ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा ये कह रहा है कि ओके 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 ओके, आई गॉट इट योर पॉइंट, ठीक है। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ हैदराबाद की, सो हैदराबाद इज़ वैसे तो अभी हमारी मतलब वो है 10 ईयर्स के लिए, आपको पता है कि कैपिटल सिटी बनी थी दोनों की, ठीक है, सो द कॉमन सिटी। बट अदरवाइज अगर हम बात करते हैं, नो डाउट ये दिस इज़ नॉट इन द आंध्रा, दिस इज़ इन द तेलंगाना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ इन द, यस। चलिए जी, चलो अगर आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस इन द सीजन ऑफ द खरीफ? इसमें से खरीफ कौन सा सीजन नहीं है? नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खरीफ, खरीफ वाला बता दीजिए। चलिए जी, खरीफ वाला जो पार्ट है वो क्या आता है? सो मैं आपको बता दूं, जो खरीफ क्रॉप होती है ये कहाँ की आती है? सो खरीफ क्रॉप डेट इज इन द आपकी वो वाला पार्ट, डेट इज मॉनसून वाले पार्ट में देखने को आपको ज़्यादा मिलती है। और इसमें बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज, क्लियर, शुगर केन, राइस, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप। सो ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जी, मिलेट्स और राइस ये आपकी खरीफ आती हैं, मेज़ और जवार आपकी जो है खरीफ आती हैं, जवार और राइस आपकी खरीफ आती हैं। जौ एंड मस्टर्ड इज नॉट द आपकी खरीफ वाली पार्ट, तो आंसर इसमें सी बनेगा। और जौ को और क्या कह देते हैं? बार्ले, ठीक है, बार्ले और सरसों जो है ये आपकी आती हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर क्रॉप्स हैं आपकी, समझ आया। और रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे कि बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, वीट, गेहूं, लिंसेड, पी, ग्राम। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? यस। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। जी बिल्कुल, पल्सेस में मेनली वो डालते हैं अरहर, मूंग, उड़द, ये चीज़ें डाली जाती हैं मेनली पल्सेस के अंतर्गत। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कभी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा पल्सेस, तो पल्सेस को मेनली हम खरीफ में ही कंसीडर करके चलते हैं, ये ध्यान रखना। ये बीच में बच्चे जो बीच में करते हैं ना इधर उधर, ठीक है, सो ध्यान रखो इन चीज़ों को कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, जो भी है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है?
देखिए जी, नॉट है, नॉट पूछा है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? दो चीजें आपको याद रखनी है, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। वो बाद में बात करते हैं कि सॉइल वगैरह क्या है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, कोई पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, इस पे हवा, टेम्परेचर, पानी, सब कुछ का प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। अगर ये क्या हुआ कि ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया और अगर वो वही जगह पे रहा, उसी लोकेशन के ऊपर रहा, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, मतलब उसी लोकेशन के ऊपर रहा, दैट इज वेदरिंग। अगर मैं कहूँ कि ये टूटा, यहाँ पे टूट गया और ये हवा किसी भी चीज़ से, हवा पानी से, ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह के ऊपर चला गया, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। समझ आया? पहले तो ध्यान रखिए वेदरिंग एंड इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। वेदरिंग का किसी भी रॉक का टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना और टूट के वो उसी जगह के ऊपर ही गिर जाए, उसी जगह के ऊपर रहे, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। इरोजन होता है उस चीज़ को तोड़ो और अगली लोकेशन पे भेज दो, दैट इज कॉल्ड इरोजन। नाउ द पार्ट इज सॉइल इरोजन। तो ऑब्वियसली बात है, सॉइल अगर ऐसे हो रही है तो कौन सा पार्ट नहीं बनेगा? ड्रेनेज। ऑब्वियसली बात है, पानी जितना ज़्यादा दोगे तो आपकी सॉइल खराब होगी। मैक्स मतलब मल्टीपल टाइम जब पानी देते हैं या इरिगेशन करते हैं तो आपको दिक्कत आती है। डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली बात है, आपने सारे प्लांट, ट्री, सब कुछ कर दिया, तबाह कर दिया, तो सॉइल कैसे ग्रो कर सकती है? नहीं। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज सॉइल इरोजन। ग्रेजिंग कर दी मतलब सारा उस वहाँ से जो है मतलब पशुओं के लिए चारा वगैरह ले गए और सारी जमीन खाली। वेदरिंग, बिल्कुल, वेदरिंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द और द कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेदरिंग क्या होता है, एक चीज टूटी और उसी जगह के ऊपर रह गई। तो वेदरिंग सॉइल इरोजन नहीं करती, ये तो क्या करती है, सॉइल को फॉर्मेशन करती है। ध्यान रखना ये चीज का, वेदरिंग तो सॉइल फॉर्मेशन करती है, ना कि सॉइल इरोजन कर रही है। ये क्लियर होना चाहिए। कल क्लियर हो गया आप लोगों से जी? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, करंट अफेयर वाला सेशन जो मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर वाला सेशन जो आने वाला है वो सैटरडे को आएगा रात को 9 बजे। सो बने रहना उसमें, और लंबी क्लास होगी हमारी, बहुत मज़ा आएगा आपको। और पूरे हम दिसंबर मंथ तक, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक बेस्ट 1000 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो मैंने कुछ महीनों से ले लिए हैं अभी, ठीक है। सो लंबी क्लास होगी, बने रहना उस क्लास में और देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। सैटरडे को 9 बजे होगी क्लास हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर आर द खासी एंड द गैरो ट्राइब्स मेनली फाउंड? जो है गैरो और खासी ट्राइब्स जो हैं आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? फटाफट बताइए। गैरो और खासी ट्राइब्स जो हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? आपको मैंने बताया था गैरो, खासी, जयंतिया हिल्स कहाँ पे देखने को मिलती है? दैट इज इन द मेघालय वाला पार्ट। तो ये ट्राइब्स भी कहाँ पे देखने को मिलेंगी? मेघालय में। मेघालय को हम और क्या कहते हैं? अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स कहा जाता है, बादलों से घिरा हुआ है। चिरापुंजी वाला पार्ट यहाँ पे है, मौसमराम वाला पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है मेघालय में, जहाँ पे ये बारिश होती है। समझ आया आप लोगों को? यस, बिल्कुल सही। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेघालय में, तो यहाँ पे नौकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। बलपखरम जो है ये भी आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना। अगर मैं नागालैंड की बात करता हूँ, यहाँ पे कौन से लोग देखने को मिलते हैं? अंगामी ट्राइब्स, बिल्कुल सही, अंगामी और रेंगमा, दीज आर द ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंगमा, क्लियर। और नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, ये लोग, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं वहाँ पे गया था, डेट इज़ दिल्ली में क्या था, ये ट्रेड फेयर, ठीक है। सो मतलब मैंने ये सब लोग देखे थे, मतलब आई मीन ये ट्राइबल पीपल्स की जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी मणिपुर से, मतलब वहाँ पे कोई अचार बड़ा फेमस था, जीआई टैग मिला था उसको, मैंने वो खरीदा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी मैंने, मतलब अलग अलग लोकेशन से, ठीक है। तो मतलब मज़ा आया, ठीक है। सो आपको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए ऐसी चीज़ों का, और ट्राइबल पीपल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, लोकल को, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इनके पास आय का कोई साधन नहीं है, यही आय का साधन होता है। सो दैट्स इट, क्लियर। सो नागालैंड इज अंगामी एंड रेंगमा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे नेशनल पार्क पूछ रहे हैं, तो नटंगकी नेशनल पार्क है यहाँ पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर आपसे मिजोरम में पूछा, तो मिजोरम में कौन से लोग रहते हैं? यस, बिल्कुल सही, लुशाई ट्राइब यहाँ पे रहती है। चकमा ट्राइब यहाँ पे रहती है, बिल्कुल सही, चकमा ट्राइब भी यहाँ पे रहती है। और मिजोरम में एक आपका नेशनल पार्क है
मुरलेन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और मणिपुर में अगर मैं बात पूछूं तो क्या है, मणिपुर में नागा और कुकीज़ रहते हैं, नागा और कुकीज़ मेनली हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दैट इज कॉल्ड कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और दिस इज ऑन द रिवर कौन सी लेक है यहाँ पे, लोकतक लेक के ऊपर देखने को मिलता है कैबुल लामजाओ। और ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और लोकतक लेक को कंफ्यूज नहीं करना किससे, लोनार लेक से। लोनार लेक जो है आपकी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एंड दिस इज द मीटियोरिटिक लेक, ये मीटियोरिटिक लेक देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर, ये याद रखना। यस बिल्कुल सही। सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, ए, दैट इज मेघालय इज द करेक्ट आंसर, मेघालय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्लियर, यस। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहां से पास नहीं करती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं करती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को आपको मिलती है ये, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं करती, कहां से गुजरती नहीं है, पहले मैं आंसर बता देता हूं, फिर मैं इसका मैप दिखाता हूं। सो पाकिस्तान से क्रॉस नहीं करती, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार से क्रॉस करती है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो पहली बात तो हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, तो यहाँ पे है मैक्सिको, लिखना लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लियर ना दिखे आप तो लिख लेना, मैक्सिको है यहाँ पे। और यहाँ पे है बहामाज आइलैंड, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है ये बहामाज आर्कीपेलागो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस कर दिया है। सो पहला आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, क्लियर। अब चलते हैं अफ्रीका वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए जी, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और माले, नाइजर, सऊदी अरेबिया। सो ये जो हैं आपका पार्ट हैं, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। तो सॉरी, सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, सऊदी अरेबिया एशिया में आता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिशियाना, माले और आपका नाइजर। सो दिस इज इन द अफ्रीका वाला पार्ट, क्लियर। अब आ जाते हैं एशिया वाला पार्ट के ऊपर। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान वाला पार्ट, क्लियर। सो दिस इज इन द एशिया वाला पार्ट। सो ये याद रखना। अब ये सारे जो है ओशन से क्रॉस करती है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से, इंडियन ओशन से। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर, याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यस बी ऑप्शन। बिल्कुल, इंडिया में 8 स्टेट से कवर करती है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी 8 स्टेट हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। कौन सी रह गई है, यस बता सकते हैं आप लोग। त्रिपुरा के बाद कौन सी रहेगी, मिजोरम। बिल्कुल 8 होगी या नहीं होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हैं ये हमारी टोटल की टोटल, ठीक है। तो ये 8 स्टेट से जो क्रॉस करती है, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट हैं, यहाँ से क्रॉस करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। बिल्कुल महानदी जो है यहाँ पे, चलो एक और पॉइंट, एक बच्चे ने बोल दिया आंसर तो हमें बताना भी पड़ेगा। सो मध्य प्रदेश में स्टार्ट होती है एक माही रिवर, ठीक है। माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मतलब लैंग्वेज ऐसे लिख दी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अर्थ के बराबर है, मतलब अर्थ के बराबर ही आपका जो है साइज है सोलर सिस्टम में, वो कौन से ग्रह का है। एक्चुअली वो कहना क्या जाता है कि बिल्कुल अर्थ ही है वो। तो वीनस जो होता है हम इसको क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन। तो इसका ही आंसर आपका सही बनेगा, समझ आया आप लोगों को। तो अर्थ ट्विन जिसे हम कहते हैं वही आपका साइज बिल्कुल बराबर है वीनस का। और वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं आपका, ठीक है। और ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। हॉटेस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होता है और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। और इसका कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है, सन के पास सबसे नज़दीक है मरकरी, लेकिन सबसे हॉटेस्ट नहीं है और इसका भी कोई मून नहीं है। और मार्स की बात करें, मंगल ग्रह की, लाल ग्रह की, इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसके 2 आपके फोबोस और
दीज आर द 2 सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स। क्लियर। और बहुत सारे मिशन हम भेजते रहते हैं अलग अलग जगह के ऊपर, वो आप सबको पता है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अगला बताओ जी। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो है सैटर्न की 82 और जुपिटर की दूसरे नंबर पे 79 आती हैं। चलिए जी अगला आंसर देखिए जी क्या कहता है। व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस इन सर्कलिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली कॉल्ड। मतलब क्या है कि आपकी जो लाइंस हैं अर्थ के नज़दीक हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, उनको क्या कहा जाता है? उनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्या? अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये टोटल लैटिट्यूड्स तो चलो बात की बात है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे एक लैटिट्यूड के बीच में, ये एक लैटिट्यूड है, ये दूसरा लैटिट्यूड है, इन दोनों के बीच में कितना गैप रहता है? तो इनमें गैप रहता है 111 किलोमीटर का गैप रहता है बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स। 111 किलोमीटर इज द गैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और मैक्सिमम लैटिट्यूड्स आपको पता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कैप्रिकॉर्न की बात करें वो 23.5 डिग्री साउथ आ गया। और इधर हम बात करें आपके दैट इज आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री के ऊपर, अंटार्कटिक 66 साउथ में, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। तो बस दीज आर द इंपॉर्टेंट्स जो हैं आपके पॉइंट्स हैं। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स। क्लियर। लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से, लंबी लाइनें, ठीक है, जो 0 डिग्री होती है, जो GMT जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और ये होती है आपकी प्राइम मेरिडियन, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और बाकी लाइनों को क्या कहा जाता है? मेरिडियंस कहा जाता है। आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, जहां पे ऐसे एरिया जहां पे दो जगहें ऐसी जहां पे प्रेशर सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसो बार। आइसोथर्म, ऐसे दो एरिया जहां पे आपका टेम्परेचर सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, लैटिट्यूड इज द करेक्ट वन, लैटिट्यूड्स। क्लियर। यस। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं आपके? 181 हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे इसके ऊपर 90 हैं, इसके नीचे 90 हैं, और ये वाला एक और बन जाता है, तो टोटल 181 इज द लैटिट्यूड्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। रोटेशन मैंने आपको बताया था, रोटेशन क्या होती है? ये अपनी जगह के ऊपर घूम जाना। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अगर इस तरीके से घूमा तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन, अपनी जगह के ऊपर ही। अगर मैं रेवोल्यूशन ले रहा हूँ तो मतलब क्या है कि मैं चक्कर परिक्रमा लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। समझ आया आप लोगों को? तो मतलब मैं किसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है किसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम किसका सेम सा है? तो दैट इज द वीनस। अगेन दैट इज द वीनस। वो मैं दिखाता हूँ आपको, आपको पता लगेगा। ठीक है, वो आपको पता लगेगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, मरकरी की बात करते हैं तो 88 डेज जो है आपका रेवोल्यूशन टाइम है, और रोटेशन टाइम है इसका इतना। समझ आया? कुछ गैप्स है। वीनस की बात करते हैं तो यहाँ पे 224 डेज हैं, यहाँ पे 244 डेज हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम माइनस भी करते हैं तो 20 के आसपास आया, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 30 के आसपास आता है। तो यहाँ पे तो बहुत गैप है, आपका अर्थ में तो बहुत गैप है, मार्स में बहुत गैप है, जुपिटर में बहुत सारा गैप है, सैटर्न में बहुत सारा गैप है, यूरेनस में बहुत सारा गैप है, एंड नेपच्यून में भी बहुत सारा गैप है। सो ऑब्वियसली बात है, तो वीनस इज द करेक्ट आंसर। वीनस के बाद दूसरे नंबर पे आता है मरकरी, क्योंकि 88 डेज है यहाँ पे रेवोल्यूशन टाइम, और रोटेशन टाइम है 59.9 डेज। ऑब्वियसली बात है, दूसरे नंबर पे जो गैप कम हो गया वो आपका क्या हो गया? मरकरी का हो गया। समझ आया आप लोगों को? तो ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? वीनस इज द करेक्ट आंसर, वीनस। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला देखिए। नागा, खासी और गैरो हिल्स जो हैं आपकी कहां पे हैं? ये अभी मैं बता चुका हूं आपको, तो दैट इज इन द, अच्छा हाँ, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो ये आपको पता है कहां पे हैं? सो दिस इज इन द मेघालय। अब मेघालय कौन सी रेंज में आता है, ये आपका क्वेश्चन है। सो मेघालय आता है आपका ईस्टर्न रेंज में, पूर्वी रेंज में आता है, जिसे हम पूर्वांचल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पूर्वांचल वाले पार्ट में देखने को आपको मिलता है, ईस्टर्न रेंज में देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। जी 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 जी, क्लियर हो गया? हाँ। तो अब हम बात करते हैं जास्कर रेंज की। तो जास्कर रेंज आपका नॉर्थ इंडिया में आता है। ये आपका लद्दाख और जो है मतलब लद्दाख को जो है बीच में यूनियन टेरिटरी है उसमें आपको सेपरेट करता है, जास्कर फ्रॉम द लद्दाख। क्लियर?
कराकोरम रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे आपकी तीनों लोकेशंस यानी कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का पार्ट देखने को मिलता है। हिमालयन रेंज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और हिमालयस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? टैथे सी से। टैथे सी से इसका ओरिजिन देखने को मिला था। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला आंसर बताइए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कोल्ड डेजर्ट बताइए आपका कौन सा है जो ग्रेट हिमालयस का पार्ट बनता है। डैश इज द कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस। यस बताइए, कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस, वो है आपका लद्दाख। लद्दाख वाला पार्ट इज द कोल्ड डेजर्ट। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख वाला पार्ट इज द कोल्ड डेजर्ट इन द ग्रेट हिमालयस। आंसर नंबर 1 इज द राइट वन, लद्दाख, ठीक है। अगर मैं बात करूं अरावलीज की, अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, समझ आया, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो राजस्थान में है। सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में मैंने आपको बताया था नदी है कौन सी, दैट इज नर्मदा, जो आपका पार्ट बनाती है रिफ्ट वैली ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है। और नर्मदा रिवर गिर कहाँ जाती है? आपकी अरब सागर में, अरेबियन सी में। नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती, ये चारों नदियां जो हैं आपकी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कोल्ड डेजर्ट इज इन द लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट इज इन द लद्दाख, शाबाश। अगला बताइए, सेंट्रल इंडिया टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेंट्रल इंडिया टीक इज द एग्जाम्पल ऑफ। मेनली आपको पता है कि टीक वगैरह जो है मध्य प्रदेश वाले हिस्से के अंदर देखने को मिलते हैं मेनली जी। तो बस इसको याद करना है। तो ये आपका है नम पर्णपाती वन, जिसे हम कहते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। बिल्कुल 100 to 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह चाहिए। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इज द सेंट्रल इंडिया टीक। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।